कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम कर रहे हैं मॉडल पेपर्स क्लास 12th के लिए हिंदी का। ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है और दूसरे मॉडल पेपर का ये 5वां भाग है। इससे पहले आप लोग 4 भागों में इस पेपर को पढ़ चुके हैं। तो आइए 5वें भाग में हम करेंगे सप्रसंग व्याख्या, और बाकी का जो पीछे वाला भाग है जो खंड द में शामिल किया जाता है उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और ऊपर आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ से भी आपको जो है वो पिछले वाले जो हमारे 4 वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर हमारे सभी वीडियोज़ की लिंक आपको मिल जाएगी। और हमारा ऐप डाउनलोड किए, एजुकेशन राइज ऐप हमारा है, डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियोज़ की लिंक, साथ ही साथ सभी वीडियोज़, PDF, ऑनलाइन टेस्ट और इसकी जो पेपर है इसकी पूरी कंप्लीट PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो यह है खंड द, और यहाँ से हम करेंगे शुरुआत। लिखा है 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न जो है ना अच्छी तरह से समझना, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं उसकी तरह से आपको लिखना है, तो आपके पूरे में से पूरे 6 में से 6 नंबर आपको मिलेंगे। कोई भी आपका एक भी नंबर काट नहीं सकता। तो इसमें 2 नंबर आपका रहेगा, 2 + 4 है, तो 2 किसका है और 4 किसका है इसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक काव्यांश दिया हुआ है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है और ये आपकी बुक में से लिया गया है। तो मैं पढ़ लेता हूं। जैसे लिखा है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। तो ये पतंग जो आपकी कविता है आलोक धनवा साहब की, उस कविता में से ये काव्यांश लिया गया है और इसकी आपको करनी है सप्रसंग व्याख्या। आगे भी लिखा हुआ है, पद लिखा है कि चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की चीज़, दुनिया की सबसे रंगीन चीज़, दुनिया का सबसे पतला कागज़। तो इस तरीके से पतंग की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो जब आप उत्तर लिखें तो ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो आपका जो संदर्भ और प्रसंग है ना, संदर्भ और प्रसंग ये आपका 2 नंबर का रहता है। तो 2 + 4 जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे 2 + 4, तो 2 नंबर आपका संदर्भ प्रसंग का रहेगा और 4 नंबर आपके व्याख्या के रहेंगे। व्याख्या में भी आपको नीचे विशेष भी लिख देना है। तो मैं कंप्लीट आपको जैसे दिखा रहा हूँ वैसा लिखेंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है, और संदर्भ में आपको 2 चीज़ें लिखनी है। काव्यांश का नाम लिखना है, मतलब कविता का नाम लिखना है, और कविता के जो कवि हैं उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा के काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है की कविता पतंग से लिया गया है। ये बिल्कुल सही तरीका रहेगा लिखने का। और अगर आप थोड़ा सा चेंज भी करना चाहें तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको कविता का नाम लिखना है पतंग कविता, और साथ ही साथ इनके कवि हैं आलोक धनवा। तो इसका आपको उल्लेख जो है वो करना पड़ेगा कि प्रस्तुत काव्यांश जो है ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा की कविता पतंग से लिया गया है। ठीक है, कैसे भी करके आप अपने भाषा में इसे चेंज कर सकते हैं, बट आपको 2 चीज़ें जरूर लिखनी है। पतंग कविता का नाम आना चाहिए और कवि का नाम आलोक धनवा आना चाहिए। आगे लिखा हुआ है प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस काव्यांश में कवि ने प्रकृति की मनोरम छटा और बाल मन की उमंगों का वर्णन किया है। अब लिखेंगे आप यहाँ पे व्याख्या करेंगे, और व्याख्या में देखो क्या कहता है कवि। यहाँ पे कहा है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। मतलब कविता की शुरुआती पंक्तियाँ ली गई है। यहाँ पर कवि ये कहता है कि कवि कहते हैं कि प्रकृति के निरंतर परिवर्तन के कारण वर्षा ऋतु अर्थात भादो का महीना बीत गया है। तन मन को भिगोने वाली बारिश की तेज बौछारें समाप्त हो गई हैं, और अब जो है जैसे ही भादो महीना समाप्त हुआ, तेज बौछारें समाप्त हो गई, आकाश एकदम साफ हो गया है, सूर्य की रोशनी तेज चमक रही है। तो लिखेंगे कि खरगोश की लाल आंखों के समान लाल सवेरा अपनी चमक के साथ उदित हो गया है। क्योंकि आसमान में कोई बादल नहीं है और सूर्योदय का समय जो है सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है, तो पूरा आसमान जो है वो लालिमा से छाया हुआ है। और यहाँ पर तुलना करी है खरगोश की आंखों से, खरगोश की लाल आंखों से कवि ने यहाँ पर करी है तुलना।
नेक्स्ट लिखेंगे कि सर्दी की ऋतु धूप की तेज चमकती हुई, सर्दी की ऋतु में धूप की तेज चमकती हुई साइकिल को तेजी से चलाते हुए पुलों को पार करते हुए आ गई है। यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि शरद ऋतु अपनी चमकीली साइकिल की घंटी बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को चमकीले इशारे कर करके बुला रही है। यहाँ पर सर्दी की ऋतु को, शरद को आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है, चमकीली साइकिल को चलाते हुए दिखाया गया है। मतलब यह है कि यहाँ पर उसका मानवीकरण किया है। आगे कवि क्या कहते हैं, कहने का भाव यह है कि शरद ऋतु आते ही बच्चे अपनी पतंग लेकर के उड़ाने दौड़ पड़ते हैं। शरद ऋतु ने अपने आगमन से आकाश को इतना मुलायम और हल्का बना दिया है ताकि बच्चों की पतंगें आसानी से ऊपर उठ सकें। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे विशेष। कवि ने प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है कि शरद ऋतु आते ही आकाश साफ, चमकीला और कोमल हो जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे कि शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग हुआ है, दृश्य बिंब की प्रस्तुति शब्दावली को कोमल और सहज बना रही है। तो इस तरीके से आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, और जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। इसके बावजूद भी अगर आपको समझने में कोई किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, आपके समस्या का समाधान करूँगा। और आगे किसी और टॉपिक पर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी लिख दीजिए, नेक्स्ट आपको उसी टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी कंपलसरी के मॉडल पेपर्स बोर्ड परीक्षा के लिए, और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के कौन कौन से सब्जेक्ट के आपको मॉडल पेपर चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम वो भी मॉडल पेपर आपको अवेलेबल करा देंगे। ये मॉडल पेपर्स जो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, कंप्लीट मॉडल पेपर्स, हमने पूरे 10 मॉडल पेपर्स की एक सीरीज़ लॉन्च की है, मतलब पूरे 10 मॉडल पेपर्स हमने बनाए हैं। तो अगर एक साथ आप सारे के सारे मॉडल पेपर्स आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे एजुकेशन राइज प्ले स्टोर से, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हमने दिया है, तो लिंक पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट हमारे ऐप पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको मिलेंगे हिंदी कंपलसरी के 10 मॉडल पेपर्स, ज्योग्राफी के 10 मॉडल पेपर्स, इंग्लिश के 10 मॉडल पेपर्स, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, सबके 10-10 मॉडल पेपर्स आपको मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब हम करेंगे अथवा में भी एक आपको यहाँ पर मतलब प्रश्न जो है ना, ये जो खंड द है इसमें आपको अथवा में मिलेंगे, दो में से कोई आपको एक करना है। तो चलिए नेक्स्ट जो दूसरा हमारा जो काव्यांश है इसकी भी हम सप्रसंग व्याख्या कर लेते हैं। लिखा है, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब जब सूर्योदय हो रहा है। तो देखो फिर से हम करेंगे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष के साथ इसकी सप्रसंग व्याख्या। आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा से लिया गया है। अब मैंने कहा ना, आप अपनी भाषा में इसे अपने भावों को दूसरे शब्दों के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। जरूर नहीं कि जो पंक्ति मैंने लिखी है उसे रट लें आप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। आप क्रिएटिविटी दिखाइए, लेकिन दो चीज़ें लिखनी है, कवि शमशेर बहादुर सिंह का नाम आना चाहिए और उनकी कविता उषा का नाम आना चाहिए। आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश हमारे किताब आरोह भाग 2 में संकलित कविता उषा कविता से लिया गया है, इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो इस तरीके से आप बदल बदल करके इसे लिख सकते हैं। अगला लिखा है प्रसंग, और प्रसंग में आपको ये लिखना है कि इस उषा कविता में कवि क्या करता है कि सूर्योदय से पहले पल पल बदलता प्रकृति का सुंदर रूप वर्णन जो है वो इसमें किया गया है। व्याख्या में लिखेंगे कि कवि सूर्योदय से पहले आकाश में पल पल परिवर्तित होते हुए सुरम्य वातावरण का सुंदर चित्रण करते हुए बताता है कि प्रातःकाल जब नीले वर्ण के आकाश में सूर्य की चमकती हुई श्वेत आभा दिखाई देने लगती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल रही हो। अर्थात प्रातःकालीन नमी और मंद हवा के कारण सूर्य की किरणें हिलती हुई नायिका के समान लगती हैं। सूर्य का श्वेत बिंब भी हिलता सा प्रतीत होता है। कुछ क्षण बाद जब सूर्य उदित होता है, मतलब जब सूर्य उदय हो जाता है, तो उषा काल के पल पल बदलते रंगों का अथवा प्राकृतिक परिवेश का चमत्कारी सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अर्थात सूर्योदय होते ही उषा काल का रंगीन सुरम्य वातावरण चमत्कारी जादू की तरह समाप्त हो जाता है और चारों तरफ सूर्य का तेज प्रकाश फैल जाता है। तो इस तरीके से आपको करनी है व्याख्या। एक एक लाइन से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न, रिक्त स्थान का प्रश्न बन सकता है।
इसलिए आप इसे अति लघुतरात्मक प्रश्न भी बन सकता है, इसलिए अच्छी तरह से इसे याद करिए। एक प्रश्न पूछा था कि ये क्या कहते हैं इसका, जादू, उषा का जादू कब टूटता है। देखिए अंतिम लाइन है ना कि जादू टूटता है इस उषा का, सूर्योदय हो रहा है। तो एक अति लघुतरात्मक प्रश्न बन सकता है कि उषा का जादू कब टूटता है, उषा कविता के माध्यम से बताइए। तो जब सूर्योदय होता है उस समय उषा का जादू टूट जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न प्रत्येक लाइन से बन सकते हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़िएगा। आगे लिखा है विशेष, और विशेष में आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि कवि ने उषा काल के दौरान सूर्य की लाल, पीली और श्वेत आभा का सुंदर चित्रण किया है। नंबर 2 पे लिखेंगे कि भाषा भावानुरूप, सरल और सुबोध है और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट अब हम करेंगे प्रश्न आपका रहेगा 18वां, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और इसमें भी आपको उसी तरीके से व्याख्या करनी है जिसमें आपके संदर्भ प्रसंग के 2 नंबर रहेंगे, व्याख्या के 4 नंबर रहेंगे, टोटल आपका ये जो गद्यांश रहेगा ये 6 नंबर का रहेगा। तो इसकी व्याख्या भी हम इसी तरीके से करेंगे। मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ और उसके बाद में हम करते हैं इसकी व्याख्या। लिखा है कि एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर के जमीन में क्यारियां बना करके फेंक देता है, उसे बुवाई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं तो वह भी एक प्रकार की बुवाई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है यथा प्रजा तथा राजा। तो ये जो है ना, ये काले मेघा पानी दे पाठ में से लिया गया एक गद्यांश है और इसकी सप्रसंग व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है। तो लिखेंगे सबसे पहले संदर्भ, इसमें लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश धर्मवीर भारती द्वारा लिखित संस्मरण काले मेघा पानी दे से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लेखक का नाम आ गया धर्मवीर भारती और उसके बाद में पाठ का नाम आ गया काली मेघा पानी दे। अब यहाँ पर आप लिखेंगे प्रसंग, इस गद्यांश में दान के महत्व को लेखक ने जीजी के शब्दों द्वारा समझाया है। और अब व्याख्या करेंगे कि लेखक ने बताया है कि उनकी जीजी ने दान का महत्व बताते हुए कहा कि हमेशा एक बात देखी है और वह उसी से सीखा है कि अगर 30-40 मन गेहूं खेतों में से चाहिए तो इसके लिए किसान 5-6 किलो अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर खेत की जमीन में क्यारियां बना करके उसे फेंकता है। आपने देखा होगा जब फसल बोई जाती है तो जो फसल बोई जाती है उसका कई गुना फसल जब पक के तैयार होती है तो हमें वापस मिलती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो पानी की बर्बादी जो हो रही थी है ना, उस पानी की बर्बादी को यहाँ पर जीजी एक प्रकार से दान कहती है, त्याग कहती है और उसे बुवाई के रूप में भी बताती हैं और उसे बुवाई कहते हैं। उसी प्रकार हम सूखे अर्थात पानी के अभाव में, जैसे सूखा पड़ता है ना तो पानी का जो अभाव होता है उसमें भी अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, तो वह भी एक प्रकार की बुवाई है। और हम यह पानी गली में बोएंगे अर्थात फेंकेंगे, तभी तो सारे शहर, कस्बा और गांवों में बादलों की फसल उगेगी जिससे अनाज रूपी पानी हम सबको मिलेगा। हम बीज बना कर के पानी देते हैं, काले बादलों से पानी मांगते हैं, इसीलिए सभी ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब उसके बाद जो है वो देवता भी तुम्हें उसका 4 गुना 8 गुना करके वापस देंगे। यह तो आदमी का स्वयं का व्यवहार है जिसे देखकर ही सबका व्यवहार बनता है। जैसा राजा वैसी प्रजा, सिर्फ यही कहावत सही नहीं है। आशय यह है कि जैसा राजा का व्यवहार होता है वैसी ही प्रजा होती है, बल्कि यह बात भी आजकल उतनी ही सत्य है कि जैसी प्रजा होती है उसका स्वामी अर्थात राजा भी वैसा ही होता है। लेखक की बहन का बताने का आशय सिर्फ इतना है कि आपका व्यवहार, आपका आचरण जैसा होगा, सामने वाला भी वैसा ही व्यवहार और आचरण आपके साथ करेगा। और अब विशेष में आप लिखेंगे कि लेखक ने जीजी के कथन के माध्यम से व्यक्ति के आचरण पर प्रकाश डाला है। व्यक्ति को जो कुछ भी प्राप्त होता है वह उसके स्वयं के आचरण का प्रतिफल है। भाषा सरल, सुबोध और अर्थ गांभीर्य युक्त है।
अथवा, और अथवा में एक और आपको मिलेगा गद्यांश, तो उसकी भी सप्रसंग व्याख्या आपको दोनों में से किसी एक की करनी है, तो हम दोनों की कर लेते हैं। लिखा है, रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या के समय तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्यविहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े, बच्चे, जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। तो ये पहलवान की ढोलक पाठ से लिया गया एक गद्यांश है। इसकी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ, जिसमें लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण लेखक फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी पहलवान की ढोलक से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कि इस गद्यांश में बीमारी का भय और ढोलक की आवाज़ का कंपन इसमें व्यक्त किया गया है। ये आपके 2 नंबर पक्के हो गए। और 4 नंबर के लिए आपको अब व्याख्या करनी है। व्याख्या में आप लिखेंगे कि लेखक बताते हैं कि हैजे और मलेरिया बीमारियों ने गांव के चारों तरफ मृत्यु का भय या आतंक फैला रखा था। रात्रि होते ही सब डरकर अपने घरों में छिप जाते थे कि सुबह तक मृत्यु न जाने किस किस के घर आ जाए। रात के इस भय को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही अपनी तेज आवाज़ में चुनौती देती रहती थी। पहलवान सुबह से शाम तक जिस भी विचार से ढोलक बजाता हो, लेकिन उस ढोलक की उत्तेजना भरी आवाज़ आधे मरे हुए रोगी या मरणासन की स्थिति में पहुंचे रोगियों में दवा, उपचार और भोजन की चेतना जो है वो चेतना के समान संजीवनी शक्ति ही उनमें भरती थी। ढोलक की थाप से सभी बूढ़े, बच्चे, जवानों की आंखों में दंगल या अखाड़े का उत्साह भरा माहौल दिखाई देने लगता है। चेतना शून्य शरीर की नसों में बिजली सी कौंध दौड़ती है। कहने का आशय यह है कि पहलवान की ढोलक उस मृतविहीन गांव के लोगों में साहस, उत्साह और चेतना का संसार करती थी। मतलब चारों तरफ रात्रि का घोर अंधकार छाया हुआ था, डर छाया हुआ था, और भयंकर उस एक प्रकार से चेतना विहीन संसार में, चेतना विहीन गांव में जब रात्रि को जैसे ही ढोलक बजना शुरू होती है, रात से लेकर के सुबह तक जब ढोलक बजती है, तो लोगों में एक प्रकार की जो है वो उत्साह भरी भावना जागृत रहती है। विशेष में आप लिखेंगे कि पहलवान अपना उत्साह, चेतना और साहस वृत्ति का प्रसार ढोलक की तेज थाप के माध्यम से करता था। दूसरे में लिखना है कि सरल भाषा सरल, सहज और बोधगम्य है। संस्कृत शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये जो हमने किए हैं, इसके आपको पठित जो गद्यांश और पद्यांश हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण, हमने 4 उदाहरण यहाँ पर देखे हैं। अब आगे हम करेंगे अधिशासी अभियंता सूरतगढ़ विद्युत परियोजना की ओर से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित करने हेतु एक निविदा प्रपत्र आपको तैयार करना है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ये जो प्रपत्र है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।